हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आरएल के क्लासेज में। दोस्तों, हमारा जो बीएड का पेपर चल रहा है वो है अधिगम एवं शिक्षण। अधिगम एवं शिक्षण और इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम यहाँ पर लेकर आए हैं। इस क्लास में हम बात करेंगे शिक्षण की प्रकृति के बारे में। किसके बारे में? शिक्षण की प्रकृति बोल दीजिए या आप शिक्षण की विशेषताएं कह सकते हैं, और अंग्रेजी में इसको बोलें तो नेचर ऑफ टीचिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हमने शिक्षण के और भी वीडियो डाल दिए हैं और आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेके आएंगे जो आपको बीएड एग्जाम में काफ़ी हद तक फायदा देंगे। साथ ही इस पेपर का उद्देश्य यह था दोस्तों जल्दी लाने का कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको टीचर भर्ती यानी कि परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती की जो परीक्षाएं हैं उनके अंदर भी काफ़ी प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा। साथ में हमने इसकी पीडीएफ भी अवेलेबल करवाई है और पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको इसके बारे में हम वीडियो के दौरान बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और काफ़ी मेहनत से हमने ये वीडियो तैयार किया है। काफ़ी अच्छे इम्पोर्टेंट नोट्स हमने जोड़े हैं और उनके बारे में हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बात करते हैं हम आज के टॉपिक के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षण की प्रकृति के बारे में। शिक्षण की प्रकृति के बारे में, प्रकृति बोलो या विशेषता बोलो एक ही बात है, क्योंकि शिक्षण के बारे में हम जानने वाले हैं। तो देखिए, शिक्षण के बारे में हमने पढ़ लिया है कि शिक्षण क्या है। तो शिक्षण एक क्या थी? एक ऐसी प्रक्रिया है जो अंत प्रक्रिया है। किसके द्वारा चलती है? शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में चलती है, होने वाली अंत क्रिया है। ठीक है, और इसकी अलग अलग परिभाषाएं भी हमने जानी थी। अब हम जानते हैं इसकी विशेषताएं। तो विशेषताओं के कुछ टॉपिक हमें बनाने हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स बनाने हैं और ये टॉपिक्स आपको खास तौर पर याद रखने हैं। ये टॉपिक्स आपको खास तौर पर याद रखने हैं ताकि आपको मटेरियल अपने आप याद आ जाएगा। अगर आपने वीडियो ढंग से देख लिया तो आपको बस ये टॉपिक याद होते ही आपको इसके अंदर क्या लिखना है सब कुछ याद आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम, शिक्षण एक अंतःक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है और ये हमने शिक्षण की परिभाषा के दौरान भी जाना था कि शिक्षण एक क्या है? अंतःक्रिया है। शिक्षण एक अंतःक्रिया है जो अध्यापक एवं छात्र के मध्य चलती है। अब अंतःक्रिया है तो किसके मध्य चलेगी? छात्र और क्या होंगे? अध्यापक होंगे, इनके मध्य चलती है। अध्यापक छात्रों के सम्मुख कथन करता है, छात्रों से प्रश्न पूछता है और छात्र इसको क्या करते हैं? सुनते हैं। तो इसकी एक विशेषता आपको और बता दूं कि जो शिक्षण की प्रक्रिया है, इस शिक्षण प्रक्रिया में जो छात्र होते हैं वो क्या होते हैं? ग्राही होते हैं। क्या होते हैं? ग्राही, यानी कि जो ज्ञान ले रहे हैं, ग्रहण करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इनको ग्राही कहा गया है। और ये आश्रित हैं, किस पे आश्रित हैं? शिक्षक पर आश्रित है। जबकि यहाँ पर जो शिक्षक होता है वो एक स्वतंत्र चर होता है। ठीक है, और प्रश्नों का उत्तर देते हैं। छात्र अपनी समस्याएं अध्यापक के समक्ष रखते हैं और अध्यापक उनका निराकरण करता है। तो समझ गए दोनों, इस पूरे टॉपिक में क्या बात आई? इसमें यही बात आई कि शिक्षक जो है वो अपना शिक्षण कार्य करवाता है, बच्चे उसको सुनते हैं और बच्चे उससे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों के बीच में क्या हो रही है? अंतःक्रिया है। तो ये दोनों अंतःक्रिया किसके दौरान हो रही है? शिक्षण के दौरान हो रही है। तो शिक्षण एक कैसी क्रिया है? अंतःक्रिया है। अब हम दूसरा टॉपिक जानते हैं। शिक्षण एक 100 उद्देश्य प्रक्रिया है। 100 उद्देश्यफुल प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण के कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, यानी कि ऐसा कोई शिक्षण नहीं जिसका उद्देश्य ना हो, यानी कि बिना उद्देश्य के शिक्षा नहीं है। तो उद्देश्य कैसी है? विशिष्ट उद्देश्य है जो अध्यापक के द्वारा विषय वस्तु एवं छात्रों के स्तर एवं आवश्यकता को ध्यान में रखकर निश्चित किए जाते हैं। शिक्षण के माध्यम से इन उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। शिक्षण के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन कोई भी टॉपिक जो होता है वो एक विशिष्ट उद्देश्य पर आधारित होता है। और ये उद्देश्य क्यों बनाए जाते हैं? ताकि विषय वस्तु, छात्र आदि के स्तर को ध्यान में रखते हुए ये उद्देश्य यानी कि हाँ, इन उद्देश्यों के बारे में पहुंचाया जाता है, इन उद्देश्यों को पूरा करवाया जाता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो ये किसी के लिए किया जाता है? उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो शिक्षण कैसी है? एक प्रक्रिया, उद्देश्य या 100 उद्देश्य प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं आगे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट आता है हमारा, शिक्षण विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण कैसी है? विकासात्मक प्रक्रिया है। शिक्षण के माध्यम से बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षण के दौरान हम क्या करते हैं? ज्ञान प्रदान करते हैं बच्चों को।
अर्थात उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। और जब वांछित परिवर्तन बच्चों में आ जाता है तो बच्चों में क्या हो जाता है, अधिगम हो जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कब हो जाता है, जब व्यवहार में वांछित परिवर्तन आता है तब। जब तक वो ज्ञान ले रहे हैं वो प्रक्रिया तो होती है शिक्षण। इस प्रकार शिक्षण के माध्यम से बालक के सभी पक्षों का विकास किया जाता है। और सभी पक्षों में मेन 3 पक्ष कौन कौन से आते हैं दोस्तों, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञान, भाव, क्रिया, यानी कि ये 3 पक्ष होते हैं। और तीनों का जब विकास हो जाता है तो बच्चे का क्या हो जाता है, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। अब हम बात करते हैं शिक्षण औपचारिक एवं अनौपचारिक क्रिया है। शिक्षण क्या है, औपचारिक भी है और अनौपचारिक भी है। इसको वैसे ही समझ लें तो देखो, यानी कि शिक्षण दोनों रूपों में हो सकते हैं। ठीक है, औपचारिक और अनौपचारिक। अब हम बात करें औपचारिक शिक्षा की, तो औपचारिक शिक्षा क्या होती है, एक विशेष कक्ष में उद्देश्य के साथ, किसी विशिष्ट उद्देश्य के साथ जो शिक्षा दी जाती है, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ, पाठ्यक्रम के साथ जो शिक्षा दी जाती है वो औपचारिक शिक्षा होती है। जैसे हम स्कूल में कोई शिक्षा ले रहे हैं कक्षा 6 में, 7 में, 8 में, जिस प्रकार से, तो वो उसी के लिए है, वो क्या है, एक औपचारिक शिक्षा है। और अनौपचारिक शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, वातावरण से, घर से, परिवार से, समाज से, जो भी हम शिक्षा लेते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा होती है दोस्तों। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता, कोई इसका उद्देश्य नहीं होता है। ठीक है, कहीं भी कभी भी आप इसको ले सकते हैं। तो शिक्षण दोनों प्रकार की प्रक्रिया है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, शिक्षण एक त्रिस्तंभीय प्रक्रिया है। शिक्षण एक कैसी है, त्रिस्तंभीय प्रक्रिया है। यह भी हमने किस में पढ़ा था, इसके परिभाषा में पढ़ा था, त्रिस्तंभीय। इसके 3 स्तंभ कौन कौन से हैं देखो, पहला होगा शिक्षक, दूसरा होगा छात्र और तीसरा है विषय वस्तु या पाठ्यक्रम। विषय वस्तु या पाठ्यक्रम। अब देखो, इनमें से एक भी नहीं होगा तो क्या शिक्षण की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अगर छात्र नहीं है तो अध्यापक क्या करेंगे। ठीक है, अगर शिक्षक और छात्र हैं लेकिन विषय वस्तु नहीं है तो शिक्षक पढ़ाएगा क्या इनको। ठीक है, बच्चे देखेंगे कहां से, सीखेंगे कहां से, होमवर्क कहां से करेंगे। तो इस प्रकार से शिक्षण के ये 3 क्या है, स्तंभ हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं, शिक्षण कला एवं विज्ञान है। शिक्षण क्या है, कला एवं विज्ञान, आर्ट एंड साइंस है। शिक्षण नियोजन एवं मूल्यांकन की दृष्टि से तो विज्ञान अधिक है, यानी कि इसमें नियोजन होता है और मूल्यांकन होता है, तो इस दृष्टि से तो शिक्षण क्या हुआ, विज्ञान है। किंतु विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से यह कला है, यानी कि शिक्षण को हम प्रस्तुत करते हैं तो उस प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से हम इसको देखें तो यह एक शिक्षण क्या है, एक कला है, जिसमें अध्यापक अपने कौशल का प्रयोग करता है। शिक्षण क्या करता है, अध्यापक या शिक्षक क्या करता है, अपने कौशल का प्रयोग करता है। इस प्रकार शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। अब हम अगले बिंदु की बात करते हैं या अगले विशेषता की बात करते हैं शिक्षण की। तो शिक्षण आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण जो है हमेशा क्या होता है, आमने सामने होता है, यानी कि शिक्षक जो है उनके सामने खड़ा रहता है और बच्चे उसके सामने बैठे रहते हैं, वो सुनते हैं, ये बोलते हैं, और दोनों के बीच में अंतःक्रिया होती है। लेकिन आजकल जो वर्तमान में ऑनलाइन शिक्षा जो है वो भी क्या है, आमने सामने होने वाली प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा कि कहीं ऑनलाइन जो शिक्षा ले रहे हैं वो एक शिक्षण नहीं है, वो भी शिक्षण है। क्यों, क्योंकि उसमें अध्यापक आपके सामने है और आप उनको देख रहे हैं। जो भी एलईडी है, प्रोजेक्टर है, मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जिनमें भी आप उनको देख रहे हैं तो उनमें भी वो शिक्षा सेम वैसे प्राप्त हो रही है, क्योंकि शिक्षक आपके सामने हैं और आप शिक्षक के सामने हो। भले ही आपका जो जरिया है वो कमेंट के माध्यम से हो, ठीक है, आपकी जो बातचीत हो, आपका कोई डिस्कशन हो, वो आप आजकल लाइव क्लासों में या ऑफलाइन क्लासों में वैसे होता है। अब हम बात करते हैं अगली विशेषता की कि शिक्षण एक निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया है। इन दोनों शब्दों को आप दोस्तों आराम से ध्यान में रख के समझ लीजिए कि निदानात्मक तो क्या होता है और उपचारात्मक क्या होता है। अगर मान लो इसको मैं ये मेडिकल में ज़्यादा यूज होता है निदान, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि निदान और उसके बाद उपचार, यानी कि निदान हमेशा क्या होता है, पहले होता है और उसके बाद उसका क्या किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो निदान का मतलब मान लो कि आपका सर दर्द हो रहा है या आपको छींके आ रही है, तो आपको पता चलता है कि मेरे को क्या हो गई, जुकाम लग गई। तो जुकाम आपने क्या लगा लिया, उसका निदान हो गया, ठीक है, क्या होगा, जुकाम लग गई। अब जुकाम का आपको करना क्या है, टेबलेट लेंगे। तो टेबलेट किसके माध्यम से लेंगे आप, यानी कि उपचार करेंगे और टेबलेट ले लिए, हो गया उपचार।
ठीक है। तो निदान पहले होता है और उसके बाद उसका क्या होता है, उपचार, यानी कि बिना उपचार के आप निदानात्मक नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन निदानात्मक हो सकता है, अब कोई जरूरी नहीं उपचार हो ना हो, लेकिन शिक्षा में उपचार भी होना जरूरी है। तो चलिए इसको समझते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के अंतर्गत मूल्यांकन के माध्यम से छात्र का निदान किया जाता है। जो मूल्यांकन हम लेते हैं ना बच्चों के टेस्ट वगैरह, उनके माध्यम से क्या होता है, निदान होता है कि कौन से बच्चा कमजोर है, कौन सा इंटेलिजेंट है, और उसकी कमियों का पता लगाकर पुनः प्रस्तुतिकरण के माध्यम से छात्र की कमियों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। तो ये हो गया इनका निदान। और फिर उपचार किया जाता है, क्योंकि उनकी को कमजोरियों का पता लगा लेते हैं और उसके हिसाब से उनको समझा देते हैं, तो वो हो गया उपचार। तो इस प्रकार से शिक्षण क्या है, एक निदानात्मक और उपचारात्मक प्रक्रिया भी है। अब अगली विशेषता की बात करते हैं कि शिक्षण सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। कैसी है, सामाजिक एवं व्यावसायिक। तो शिक्षण अध्यापक और छात्रों के समूह के मध्य संचालित किया जाता है, यह आपको पता है। इस प्रकार यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि हम जो शिक्षा ले रहे हैं वो समाज में ले रहे हैं। साथ ही शिक्षण व्यावसायिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि व्यवसाय के रूप में कुछ लोग यानी कि शिक्षक इसे अपनी जीविकोपार्जन का साधन बनाते हैं। यानी कि शिक्षक जो पढ़ रहे हैं वो कैसी है प्रक्रिया, सामाजिक है। और व्यवसाय कैसे हुई, यानी कि आजकल आपने देखा होगा यूट्यूब पर ऐसे ऐसे बेहतरीन टीचर निकल रहे हैं। वो क्यों निकल रहे हैं, क्योंकि वो जीविकोपार्जन के लिए यानी पैसे कमाने के लिए, व्यवसाय के लिए। तो ये हो गया व्यवसायिक प्रक्रिया, अपना जीवन यापन करने के लिए, ठीक है, शिक्षण दिया जा रहा है। अब देखिए आगे, शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। शिक्षण में भाषा संप्रेषण का कार्य करती है। शिक्षण है, भाषा है और संप्रेषण है, तीन शब्द है शिक्षण का, आपको पता है। भाषा क्या होती है, भाषा वो होती है दोस्तों, भाषा क्या होती है, जैसे अपने मौखिक विचार जो है उनकी अभिव्यक्ति करना, भाषा मौखिक होती है, लिखित नहीं होती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लिखित में हम लिपि लिखते हैं। अब जैसे आपको पता है ये क्या है, ये मैंने यहाँ पर नोट्स बना रखे हैं, ये क्या है, आप बोलोगे हिंदी भाषा है, ये हिंदी भाषा नहीं है, ये देवनागरी लिपि है। मैं जो बोल रहा हूं वो हिंदी भाषा है, आई समझ में, मैं जो बोल रहा हूं वो हिंदी भाषा है, यानी कि भाषा बोलने में हिंदी है, लेकिन उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी। ये देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, बोले फोंटो की स्टाइल अलग हो जाए, लेकिन देवनागरी लिपि है, ध्यान रखिएगा। लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो भाषा क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति है। हमारे जो भाव उठते हैं, विचार उठते हैं, हम उसको अपने बोलकर या लिखकर भी जो बताते हैं, मान लो, तो क्या कर दिया हमने, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर दिया। संप्रेषण, अब तीसरा शब्द यहां पर आता है संप्रेषण। और संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन इसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो संप्रेषण का सीधा सा मतलब होता है कि मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं, या आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, तो हमारे बीच में क्या हुआ, कम्युनिकेशन हुआ, यानी कि मेरी बात आप तक पहुंचना और आपकी बात मेरे तक पहुंचना, संप्रेषण होता है, जैसे कॉल पर बात करना, ठीक है। तो शिक्षण के अंतर्गत तथ्यों, संप्रत्यों, सिद्धांतों आदि का बोध एवं स्पष्टीकरण शिक्षक के द्वारा भाषा के माध्यम से किया जाता है। यानी कि ये जो भी तथ्य हैं, संप्रत्य हैं, सिद्धांत है, आदि का स्पष्टीकरण, यानी कि आदि को शिक्षक जो समझा रहा है वो किसके माध्यम से समझा रहा है, वो भाषा के माध्यम से समझा रहा है। तो भाषा क्या करती है, इनमें संप्रेषण का कार्य करती है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रही होगी। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, और अगला इसमें आता है अगली विशेषता, शिक्षण एक तार्किक प्रक्रिया है, यानी कि लॉजिकल प्रोसेस है। क्या है, एक लॉजिकल प्रोसेस है। शिक्षण का नियोजन शिक्षक अपनी तर्क शक्ति के आधार पर करता है, यानी कि उसकी जो रीजनिंग है, उसकी जो लॉजिक शक्ति है, उसके आधार पर करता है। साथ ही प्रस्तुतिकरण के समय भी शिक्षक और छात्र के मध्य तर्क वितर्क होते रहते हैं, यानी कि पूछताछ होती रहती है, ये ऐसे क्यों आया, कैसे आया, ऐसा क्यों नहीं आया। तो ऐसे जो प्रश्न करते हैं ना शिक्षक या शिक्षार्थी, ठीक है, तो उनके अंदर तर्क वितर्क होते हैं। और इसी प्रकार शिक्षण क्या है, तार्किक प्रक्रिया है। अब इसके बाद अगली विशेषता की बात करते हैं। शिक्षण एक निर्देशन की प्रक्रिया है। शिक्षण एक निर्देशन यानी गाइडेंस की प्रोसेस है। शिक्षण के माध्यम से छात्र को उसकी योग्यता, क्षमता, इच्छा और रुचि के अनुसार अध्यापक के द्वारा उचित निर्देशन प्रदान किया जाता है। इस प्रकार यह एक निर्देशन की प्रक्रिया है। देखिए, जो शिक्षक है वो शिक्षण के दौरान छात्र को क्या कहता है, उसकी योग्यता, क्षमता, इच्छा और रुचि के अनुसार ही उसको क्या करता है, एक अच्छा दिशा निर्देशन करता है, उसी के हिसाब से उनको समझाता है। तो वो क्या हो गया, एक निर्देशन की प्रक्रिया हो गई। तो शिक्षण में क्या हुआ, यहाँ पर निर्देशन हो गया। अब देखिए अगला बिंदु,
शिक्षण प्रशिक्षण से लेकर अनुदेशन तक अंतः प्रक्रिया है। क्या है? अंततः प्रक्रिया है। पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक। फीडबैक क्या होता है? ये कब दिया जाता है? देखिए, जब हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन के बाद इसको हम फीडबैक दे सकते हैं बच्चों ने कि बच्चा शाबाश, तुमने बहुत अच्छा किया, और जिन्होंने अच्छा नहीं किया उनको भी हम कह सकते हैं कि बच्चा आगे से अच्छा करने की कोशिश करना, ठीक चल रहे हो तुम। ठीक है, तो ये फीडबैक हो गया कि विभिन्न प्राविधियों के माध्यम से शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। अगर बच्चे को हम पॉजिटिव फीडबैक देंगे ना, ध्यान रखना, बच्चे को हम पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो बच्चा बहुत ही अच्छे मार्क्स प्रदान करेगा, बहुत ही अच्छा पढ़ेगा। अगर आपने उसको एक बार अच्छे से समझा दिया, प्यार से समझा दिया और उसकी थोड़ी सी तारीफ कर दी, भले ही उसने गलत किया हो, लेकिन उसको अच्छे ढंग से कह दिया कि बच्चा इस बार तुम्हारी थोड़ी सी गलत हो गई, लेकिन तुम इसको और भी अच्छे तरीके से कर सकते हो, तो बिना मारपीट के अगर ऐसे करोगे तो बच्चे को ये पृष्ठ पोषण काफी पॉजिटिव साबित होगा और बच्चा अगले टेस्ट में देखना अच्छे मार्क्स लेके आएगा। अगला देखिए दोस्तों, शिक्षण मापन योग्य है। शिक्षण क्या है? मापन योग्य है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षण क्या है? मापन योग्य है। कैसे है? देखिए, परिवीक्षण यानी कि सुपरविजन जो होता है कि विभिन्न प्राविधियों के माध्यम से शिक्षक के व्यवहार के रूप में शिक्षण का मापन भी किया जाता है। इस प्रकार शिक्षण मापन योग्य है, यानी कि आपने पढ़े होंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत और व्यापक मूल्यांकन, तो वो क्या है? एक मापन के साधन ही है। अगली विशेषता हम जाने तो शिक्षण अधिगम को प्रभावित करता है। शिक्षण क्या है? अधिगम को प्रभावित करता है, यह हमने पहले ऊपर भी बता दिया है। अब देखिए, शिक्षण एक त्रिपदी प्रक्रिया है। शिक्षण एक त्रिपदी प्रक्रिया है और शिक्षण के कितने पद हैं? 3 पद हैं। और ये किसने बताया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जैसे रीट एग्जाम हो गई, टीचर की एग्जाम हो गई, तो शिक्षण की त्रिपदी प्रक्रिया किसने दी? बीएस ब्लूम ने दी थी। और शिक्षण के 3 पद कौन कौन से बताए थे? एक तो बताया था शिक्षण के उद्देश्य, ज्ञानानुभव और मूल्यांकन। शिक्षण की त्रिपदी प्रक्रिया में ध्यान रखना का 3 पद कौन कौन से हैं? शिक्षण के उद्देश्य, ज्ञानानुभव और मूल्यांकन। ये 3 पद जो किसने बताए थे? बीएस ब्लूम ने बताए थे। तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज क्या पढ़ लिया है? शिक्षण की विशेषताएं, है ना, या शिक्षण की प्रकृति कह लो, शिक्षण की विशेषता कह लो, या नेचर कह लो, या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप बीएड या बीएसटीसी कर रहे हैं, बीएसटीसी या डीएलएड कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आपके लिए यह काफी हेल्पफुल होने वाला है। आपको अलग अलग प्रकार की वीडियो और लेसन प्लान्स, नोट्स, पीडीएफ्स आदि उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो चैनल से आप निरंतर बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।